नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे 2024 की लड़ाई में मोदी को घेरने के लिए एकजुट हुए विपक्षी दलों के दम की। 18 दलों के 32 नेताओं की बैठक में इस बैठक में हिस्सा लिया और करीब 4 घंटों तक ये बैठक चली और इस बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी हुआ, जिसमें दो मुख्यमंत्रियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने हिस्सा नहीं लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मीटिंग में संयोजक थे, लेकिन उनके संयोजन में कांग्रेस ने मीटिंग में हिस्सा लेने से आनाकानी जब शुरू की तो फिर लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी जी से बात कर सब कुछ सेट कर दिया। विपक्ष के नेताओं की मीटिंग तो हो गई और सभी नेताओं ने मीटिंग के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया, लेकिन मीटिंग में निर्णय क्या हुआ, यदि आप आज अभी हमसे पूछेंगे तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या। लेकिन बहुत जब आप जोड़ लगाएंगे तो दो चीजें जो मुझे समझ में आई इस मीटिंग में कि दो चीजें हुई हैं। पहली बात तो ये कि अगली बैठक कब होगी, ये बताया गया कि अगली बैठक शिमला में होगी, और दूसरी बात ये कि हम सब एक हैं और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। बाकी नेता कौन होगा, कौन कहां से लड़ेगा, ये सब हालांकि एक ही बाद की बात है। शिमला और उसके बाद आगे की जब बैठक होगी उस बैठक में ये लोग तय करेंगे। इस एकता में केजरीवाल जी कहीं पे नहीं है। हालांकि मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंचे जरूर थे, लेकिन गुस्से में वो बाहर चले आए, क्योंकि और साथ में अभी दिल्ली आने के बाद उन्होंने बयान दिया है कि जिस मीटिंग में कांग्रेस होगी वहां पर केजरीवाल नहीं होंगे। और स्टालिन जी ने उनसे कुछ पूछा नहीं और कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि स्टालिन अभी मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद जब वापस तमिलनाडु गए हैं उसके बाद उनका कोई बयान अभी हमारे पास नहीं आया है। वो बाद में तय करेंगे कि स्टालिन इस गठबंधन का, महागठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे। राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतीश जी ने लिट्टी चोखा खिलाया, अच्छा था, और फिर बोले कि लड़ाई विचारधारा की है और जो विचारधारा की रक्षा जो है कांग्रेस और ये महागठबंधन करेगी, और बीजेपी और आरएसएस देश की जड़ों पर हमला कर रही है। बार बार जो जिस तरीके से कांग्रेस बोलती रही है उसी तरीके की चीज। हालांकि ये पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने 2 मिनट से भी कम समय लिया और उसके बाद जो है दूसरे नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। ममता जी आई तो बोले कि पटना से विपक्षी एकता की शुरुआत करने का सुझाव उन्हीं का था, क्योंकि दिल्ली से विपक्ष की जो भी मुहिम चली है वो हमेशा से टाई टाई फिस रही है। बिहार से जन आंदोलन खड़ा होता है और इसीलिए बिहार को चुना गया। बात तो सही कह रही थी ममता दीदी, क्योंकि गांधी जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन की शुरुआत की थी वो बिहार के मोतिहारी से की थी। नीलहा आंदोलन, जो नील क्रांति जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत गांधी जी ने बिहार से की थी। जयप्रकाश नारायण जी ने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ यहीं से आवाज बुलंद की थी। लेकिन इन आंदोलनों की सफलता में केवल जगह ही एकमात्र कारण नहीं थी, और भी दर्जनों ऐसे कारण थे जिसके कारण से ये जो आंदोलन थे वो सफल हुए, और उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जो लबोलुबाब है वो कि विपक्ष की एकता और मीटिंग की सफलता के लिए सभी टोना टोटका, जादू, मंत्र, झाड़ फूंक आदि वगैरह नुस्खा, जितने भी नुस्खे होते हैं उन सारे नुस्खों को अपनाया गया, और तब जाकर के 2500 जो रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं उनमें से 18 दल विपक्षी एकता के नाम पर पटना में जमा हुए। बैठक करीब 4 घंटों तक चली, 32 नेताओं ने हिस्सा लिया, और मतलब अगर आप निकालें, कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक नेताओं के हिस्से में 7 मिनट 4 सेकंड का, यानी 40 सेकंड, 7.4 सेकंड का टाइम मिला। इस महत्वपूर्ण 7 मिनट 40 सेकंड में लोगों ने एक दूसरे का हालचाल जाना, लिट्टी चोखा पर चर्चा की, और फिर जब सब चीज ठीक है तो उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई। राहुल गांधी जी की यात्रा पर जरूर 1 मिनट की बात हुई। जैसा कि मेरे अंदर में जो कुछ सोर्सेज है उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की जो यात्रा चली थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस पर भी करीब 1 मिनट बातचीत हुई। मीटिंग कितना सीरियस था, लोग कितने सीरियस थे, यह लालू जी ने राहुल गांधी को दाढ़ी कटवाने और शादी की नसीहत डालकर दे करके बता दिया कि भाई मीटिंग कितना सीरियस चल रहा था। मीटिंग से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जिस गठबंधन में कांग्रेस रहेगी वहां वह नहीं रहेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि मीटिंग कितनी सीरियस थी, और एकता के नाम पे जो नेता आए थे 18, उनमें से भी एक नेता जो है बाहर आकर के वो अलग चले गए। एक नेता स्टालिन जो कि वापस चले गए तमिलनाडु, और उन्होंने अभी स्थिति साफ नहीं की है कि आगे वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या 2024 की लड़ाई में मोदी को मात देने के लिए विपक्ष एकजुट हो पाएगा। 2014 और 2019 में विपक्ष की जो ताकत थी, क्या 2024 में उससे ज्यादा वो ताकतवर होकर के उभरेगी या उससे कम हो जाएगी उसकी ताकत? क्या 2024 की लड़ाई में विचारधारा के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाएगी, चुनाव लड़ा जाएगा, या
कोई और ही मुद्दा होगा। विचारधारा की लड़ाई में विपक्ष का नेता कौन होगा, विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये भी आज हम चर्चा करेंगे। और मोदी को चुनौती कौन सा चेहरा पेश करेगा, ये एक अहम सवाल है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे परिचय करवाएंगे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्षी दलों की खेमेबंदी शुरू हो गई है। पटना में विपक्षी दलों की महा बैठक हुई। इस बैठक में 17 दलों के 30 से ज्यादा विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। मीटिंग में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने की साझा रणनीति पर करीब 4 घंटे मंथन हुआ। विपक्षी दलों का दावा है कि एक साथ आने पर बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए आपको बताते हैं कि ये आंकड़े क्या कहानी बयां कर रहे हैं। गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में एनडीए के 50% से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र, मेघालय और मिजोरम में एनडीए के 50% से कम हैं। कांग्रेस को देखें तो हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसकी पूर्ण बहुमत और राजस्थान में गठबंधन सरकार है। झारखंड में यूपीए 50% से कम है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय दलों की सरकार है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड और कर्नाटक में है। इन राज्यों में 100 ऐसी सीटें हैं जिनमें से 93 पद बीजेपी है। पॉलिटिकल पंडितों के आंकड़े बताते हैं जहां जहां कांग्रेस सीधे मुकाबले में होती है वहां कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में तो है, पर वो प्रमुख दल नहीं है। इन प्रदेशों में बीजेपी मजबूत गठबंधन में है। इन राज्यों की 172 सीटों में से बीजेपी और उसके गठबंधन दल के पास 83 सीटें हैं। कुछ जगहों पर त्रिकोणीय लड़ाई में कांग्रेस तीसरे क्रम पर है, यानी वो अगर गठबंधन मुख्य पार्टी से कर ले तब शायद कुछ बात बने। वहीं पंजाब और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां त्रिकोणीय लड़ाई में कांग्रेस दूसरे स्थान पर है। इन राज्यों की 39 सीटों में से 30 सीटें बीजेपी के पास हैं, यानी यदि कांग्रेस यहां गठबंधन कर ले तो हो सकता है कि कुछ चीजें बन जाएं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस त्रिकोणीय लड़ाई में भी नहीं है। यहां बीजेपी के पास 62 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। बहरहाल अब तो वक्त ही बताएगा आंकड़े एक बार फिर से सही साबित होते हैं या विपक्षी दलों के दावे हकीकत में बदलते हैं। खैर, उधर पटना में मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी और आरएसएस देश की नींव पर आक्रमण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो 18 दल के 32 नेताओं ने इस विपक्षी एकता की बैठक में हिस्सा लिया। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। बृजमोहन श्रीवास्तव हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कमल कमलेश जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। राहुल आनंद जी बीजेपी की तरफ से रहेंगे, और मनोज लाल दास मनु जो है वो जेडीयू की तरफ से है। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं मनोज लाल दास मनु जी से करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी पार्टी जो है इसका आयोजन किया था। चूंकि बिहार में था तो मनोज लाल दास जी मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से शुरुआत कर पाएंगे। मनोज जी, यह बैठक जिस तरीके से पहले से हाईलाइटेड थी, जितना चर्चा जिस तरीके से हो रही थी, रिजल्ट उस तरीके से कुछ निकला नहीं। कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्या ऐसा रहा? हर एक जो बड़े बड़े नेता थे, लेकिन मीटिंग में क्या हुआ, कोई सीरियस नहीं दिखा इस एकता पे। 4 घंटे की बैठक चली, 32 नेता थे, 18 पार्टियां थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी नेता सीरियस नहीं दिखा। राहुल गांधी 2 मिनट भी नहीं बोले, 1 मिनट 49 सेकंड में उनका संबोधन जो है, उनकी बातचीत जो है वो खत्म हो गई। नीतीश कुमार
चूंकि ये कर रहे थे, कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे, तो 5 मिनट 8 सेकंड जो है वो बोले। उसके बाद सबसे ज़्यादा 5 मिनट 24 सेकंड जो है ममता बनर्जी जो है वो बोली। तो ऐसा क्या रहा, क्यों ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में ये चीज़ की गई थी सारी बैठक, और बैठक जो है कुछ नतीजा लेकर के नहीं निकला? क्या कहेंगे मनोज जी? देखिए मुकेश जी, यही कहा जाता है कि कल तक बैठक होगी कि नहीं होगी, ये कुछ मीडिया वाले चिल्ला रहे थे, कुछ नेता वाले चिल्ला रहे थे, पार्टी वाले चिल्ला रहे थे। आज जब मीटिंग हो गई तो इतने मिनट वो बोले, इतने मिनट मिले, बाहर उनका ये था, ऐसा था। अभी आपने जो हिस्ट्री जो दिखा रहे थे, उसमें कर्नाटका में कब कांग्रेस आ गई और आप वहां पर बीजेपी को दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सर आज तक कुछ नहीं हो रहा था विपक्ष का, और आज जब विपक्ष को एक जगह बैठने का पहले काम किया है, फिर आगे की रणनीति है 12 जुलाई को शिमला में फिर मिलेंगे, तो भीतर कुछ न कुछ हुआ। आपके सूत्र ने बताया कि कुछ नहीं हुआ, तो अच्छी बात है कि आप नहीं, मेरे सोर्स ने बताया कि चर्चा हुई, लिट्टी चोखा पे चर्चा हुई और राहुल गांधी की भारत यात्रा पे चर्चा हुई। ये शायद आपको नहीं, विषय पर चर्चा हुई, सीट टू सीट कैसे हो राज्य में, उस विषय पर भी चर्चा हुई, तो उसको आपने नहीं कहा। वहाँ चर्चा हुई कि कैसे महंगाई बढ़ रही है, कौन कौन मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए एक कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम बनना चाहिए उस पर चर्चा हुई। सभी लोगों को कहा गया कि 12 तारीख के बैठक में, अगली बैठक में लाइए, उस समय 12 तारीख का तय नहीं था, तो ये आप नहीं बता रहे हैं। अब लिट्टी चोखा पर चर्चा, लिट्टी चोखा पर चर्चा का क्या अर्थ होता है? अरे कहीं जब लोग बैठते हैं, 18 दल बैठे, 32 लड़े, आपने कहा कि 2005 रजिस्टर्ड है जिसमें 18 हैं, कि ये सब कोई तुक नहीं है मुकेश जी। अगर ठीक है, आप पे अच्छी बात है कि आपकी जो है वो जहाँ है वहाँ है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ पर है कि मैंने सेकंड का हिसाब बताया तो आप नाराज हो गए। 7 मिनट 40 सेकंड एक वक्ता को मिला वहां पे, और उसमें आप लिट्टी चोखा की चर्चा कीजिएगा, बिहार की बात नहीं कीजिएगा, देश की बात। देखिए, विपक्ष से जनता को बहुत उम्मीद है मनोज जी, विपक्ष से जनता को बहुत उम्मीद है, और मुझे भी लगता है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और जब आपको समय मिलता है तो आप उसी पर तो मुकेश जी बात चल रही है ना। कल तक लोग आए, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल बाहर निकल कर बोले कि जहां कांग्रेस रहेगी वहां हम नहीं रहेंगे, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा कि वहां से मीटिंग समाप्त। नहीं, वहां नहीं, दिल्ली आकर के बोले हैं। वहां बिहार में तो दूसरे तरीके से ट्रीट कर देते ना लोग, तो दिल्ली आकर के बोले हैं अपने राज्य में, दिल्ली में आकर के बोले हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, हो सकता है कि सुदर्शन न्यूज को बोले होंगे, लेकिन और न्यूज पर अभी तक तो नहीं चला है। आगे चले तो अलग बात है। देखिए, जहां मुकेश जी 25 आदमी रहेंगे, 20 आदमी रहेंगे, वहां कुछ न कुछ बात बनती बिगड़ती ही रहती है। कुछ नए दल भी हैं, वो लोग भी अगले बैठक में जुटेंगे, तो कुछ इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। विपक्ष को मजबूत करने के लिए अगर चला जा रहा है तो ये कोई गलत बात नहीं है, और उसमें मिनट नहीं, हम नहीं होना चाहिए। हमें तो बहुत अच्छा लगा था कि पटना में बैठक हो रही है विपक्ष की, सारे विपक्ष के बड़े नेता जो है वहां पर आए, लेकिन विपक्षी एकता के नाम पर केवल बैठे, वहां पे कोई चर्चा नहीं हुई। मैं इस बात से नाराज था, मुझे इस बात से चर्चा कैसे नहीं हुई? चर्चा देखिए, बहुत कुछ को चर्चा को अभी बाहर नहीं किया गया है, भीतर में सभी विषयों पर चर्चा हुई है। लोग ठीक है, चलिए आपके कांग्रेस के भी मित्र हमारे साथ हैं, आपके कमल जी बैठे हुए हैं, कमलेश जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं। कमल जी, क्यों आपको लग रहा है कि सीरियस चर्चा थी ये, और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता, विपक्ष के सबसे बड़े नेता तो वही थे आपके नेता, लेकिन वो भी केवल 1 मिनट 49 सेकंड में खत्म कर दिया मामला? कि जहां तक विपक्ष की एकता की बात है, वहां तक कांग्रेस पार्टी सारे दलों को मिलाकर चलने वाली पार्टी है, और अपना पक्ष रखने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं रही। वो अभी जो देश की हालात है और स्थिति है,
उसको डिफेंड करने के लिए कांग्रेस पार्टी जाने के लिए तैयार है। और इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि आज जो भी बैठक की है, जिसमें लगभग 18 दलों ने इस बैठक में भाग लिया, और किसी के भी एक्सप्रेशन में आपको नहीं दिखेगा कि किसी को भी इस बैठक से किसी तरह की आपत्ति थी। हाँ, जब 18 दल बैठ रहे हैं तो स्वाभाविक है सबकी मंशा अपने अनुसार सब करना चाहेंगे, लेकिन उसके बाद भी जब कहीं पे 4 परिवर्तन होता है तो वैसे भी आवाज आती है। तो इसको अलग रूप में ना लेके इसको पॉजिटिव रूप में लिया जाए कि विपक्ष एकता जो है आज भी सशक्त और मजबूती के साथ है। और अगली बैठक ममता जी के यहाँ भी हम लोग का जो है पश्चिम बंगाल में होने जा रही है। तो इस बैठक का निचोड़ जो है आप पश्चिम बंगाल में नहीं, शिमला में होने की बात हो रही है। शिमला में अगली बैठक जो है हद तक अपने आप में समेटे हुए है। ठीक है, चलिए हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। बृजमोहन जी, आप इस बैठक को कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि विपक्ष के नेता सीरियस थे सही में एकजुटता के नाम पे, मजबूती के नाम पे, या विपक्ष उतना मजबूत आपको दिखा पटना में जो मोदी को टक्कर दे सके? क्योंकि नंबर अगर मैं जब देखता हूं तो 100 के नीचे सारे लोग सिमट जा रहे हैं। केवल 87 सांसद हैं आपके, जितने लोग आए थे सभी पार्टियों के सांसदों को अगर आप काउंट करेंगे तो 100 के भीतर सिमट रहे हैं। 87 सांसद, 88 थे, हालांकि अब मैं उसमें एक जो सांसद आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी के थे, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। अगर उनको काउंट कर लूँ तो 88 सांसदों से आप कैसे मुकाबला करेंगे 372 सांसदों वाली पार्टी का? मुकेश जी, चूंकि अब आपने अंकगणित की बात की है तो मैं सोचता हूँ अंकगणित पे ही बात करना बेहतर होगा। जी, आज बीजेपी के पास कुल 301 सांसद हैं, विपक्ष और कांग्रेस को कुल मिला के 241 सांसद, और लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कुल 272 सांसदों की जरूरत पड़ती है। कुल मिला के 30 सांसदों का फर्क है। कांग्रेस के पास कितने सांसद हैं? कांग्रेस के 53 नहीं है सर, अब उसमें एक राहुल गांधी जी नहीं रहे, अब 52, एक कम कर दीजिए 52। हाँ, और वो तो आज कांग्रेस की है। वहां तो मैं सोचता हूं कि वहां पे कांग्रेस को हराने के लिए अभी विपक्ष के किसी भी, बीजेपी के किसी भी नेता में इतनी शक्ति नहीं कि वहां पे जाके वो हरा दे, तो वो तो छोड़ दे। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, पर ऐसा मुझे लगता है। अब हालत यह कि कुल मिला के 30 सीटों का अंतर है। जो 30 सीटें अगर बीजेपी, अगर विपक्ष के नेता जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से कि वहां सरकार बनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाएगा। सर, गणित की बात करें तो मैं सुधार दूं, 30 सीट जीतने की केवल बात नहीं है, 241 को बचाने की भी बात है। अगर वो 241-45 जो भी, उसको अगर बचा लें और उसके बाद 30 सीट जीत लें, तब आप जाकर के आएंगे। तो पहले वहां भी तो देखिए, आपको चैलेंजेस वहां भी तो मिलेंगे। मुकेश जी साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए जी। ये सीट कब आई थी? जिस समय देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता थी वो शिखर पे थी, 2019 की। आज वो लोकप्रियता नहीं है आदरणीय मोदी जी, और इसका सबूत हाल में जो चुनाव हुए हैं उनमें जिस प्रकार से मत मिले हैं उससे सिद्ध होता है कि अब मोदी जी का वो जलवा नहीं है, या वो चेहरा उतना लोकप्रिय नहीं है जितना कि लोकसभा के 2019 में था। अब अगर विपक्ष की सारे लोग जो निश्चित रूप से इस काम को कर लेंगे, जितनी सीटें उस समय जीती थी उतनी सीटें जीतकर 30 सीटें और हमको बढ़ाना है। अब 30 सीटों का गणित तो बहुत ही आसान है। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में 48 में से भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से 4 से 5 सीटें जीतने की, आज अगर चुनाव हो जाता है 4 से 5 सीटें जीत पाएगी, इससे ऊपर जीतने की शक्ति उनकी नहीं है। तो अब ये बात तय है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंकड़ों के हिसाब से नहीं बन रही थी, जिस गणित की आपने शुरुआत की है। अब बात आती है आज की बैठक की। आज की बैठक के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये अपने आप में बहुत ही सफल बैठक। जितने लोगों को आमंत्रित किया गया था, अलग अलग विचारधारा होने के उपरांत भी, अलग अलग मुद्दों के साथ भी, वो सारे लोग एक साथ बैठे। ये प्रक्रिया इसी ढंग से चलती है। और आप जो ये कहा जा रहा है कि वहां पे 4 घंटे या 5 घंटे की बैठक थी, मुद्दा 4 और 5 घंटे नहीं है। मुद्दा यह है कि हम वहां पर आए, खुले दिल से आए, और हम लोगों ने वहां आपस में एक दूसरे से बातचीत की है, और एक नई शुरुआत हुई है देश की राजनीति में। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये जो बैठक है सफल बैठक है, और इसका वांछित परिणाम देश के लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये देश के 1 अरब 50 करोड़ लोगों की सुख समृद्धि और जो उनकी आवाज को दबाया गया है, उनके सम्मान को जो समाप्त किया गया है,
उसकी लड़ाई है ये, और मुझे लगता है इसमें सफलता पूरी तौर से मिलेगी। चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि ये सफलता मिलेगी, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि 2014 में और 2019 में विपक्ष की जो स्थिति थी उससे बेटर स्थिति ये नहीं है। इससे ज़्यादा लोग, आप लोग 19 में मोदी जी के खिलाफ चुनाव के मैदान में थे, लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हम ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं और इसमें ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। ये तो वक्त बताएगा। राहुल आनंद जी हमारे साथ है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। राहुल जी, क्या आपको लगता है आज की ये जो बैठक हुई है, ये बैठक सही में कोई चुनौती पेश कर पाएगी? और जिस तरीके से बृजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये बैठक जो है काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला है और आगे जो है वो बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी करेगा। देखिए, आज की चर्चा की शुरुआत अगर हम करें, जो आज ये महागठबंधन की जो बैठक हुई है, तो मैं एक पुराने फिल्म का गाना है पूर्व और पश्चिम का, कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। जो आज विपक्षी एकता में जो देखने को मिला, ये विपक्षी एकता बिल्कुल इसी प्रकार के शर्त पे आधारित था। क्योंकि बैठक में सम्मिलित होने से पहले आपके मुखिया उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस उस ऑर्डिनेंस का समर्थन करे तब हम आएंगे। यानी कि सबकी अपनी अपनी यहाँ पर राजनीतिक रोटियां हैं जो सब सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो बैठक के अंदर की जो बात बताई, उसकी मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो उस समय बत्ती गुल हो गई थी। ये बिहार की हालात को भी वर्णन करता है। दूसरी, अगर आगे की बात करें हम, तो ये बताएंगे कि बैठक में अरविंद केजरीवाल और भागवत मान नदारद रहे, और भागवत मान और आपके जो पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है उससे आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा कर दी गई है कि जहां पे कांग्रेस रहेगी वहां पे हम समर्थन में नहीं रहेंगे। यानी कि वो टूटता नजर आ रहा है। और जो दल बैठे थे आज जितने दल 15 दल जो सम्मिलित हुए थे, उसमें से 7 विपक्षी दल नदारद थे, 15 शामिल में से 10 परिवारवाद के थे और 12 दलों के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे। जब आप संविधान की बात करते हैं और लोकतंत्र खतरे की बात करते हैं, और जिस प्रकार से मजाक चल रहा था, किसी की बातों में गंभीरता नजर नहीं आई। ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए, सारे लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का गद्दी ना मिले, लेकिन इन सबको अपने हितों को साधने की जरूरत है। सब चाहते हैं कि हम बन जाए प्रधानमंत्री, लेकिन किसी की बात में यह बात नहीं झलक रही थी कि अगर देश का नेतृत्व आपके हाथ में जाता है तो आपके पास क्या एजेंडा है देश को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, लालू जी ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि लालू जी के बेटे खुद जब शासनकाल में आने से पहले उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों की नौकरी देंगे, और किस प्रकार से छटनी शुरू कर दी, ये भी एक एजेंट मुद्दा होना चाहिए। और जो लोग ये बात कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि मणिपुर पे सबने प्रश्न उठाया, लेकिन वेस्ट बंगाल पे सारे लोग चुप रहे। हाईकोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया गया, हाईकोर्ट के ऑर्डर की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, हमें आप पे भरोसा नहीं है, आपके यहाँ अराजकता फैली हुई है। उसको बदलने के प्रयास ममता दीदी करती हैं। देखिए, टीएमसी की बात कर ले या सपा की बात कर ले या भारतीय राष्ट्र समिति की बात कर ले या आपकी बात कर ले, ये सब अपने शर्त पे कांग्रेस को लाना चाहती है। और ये जो कहा जाता है ना कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना वाला, और जो उम्मीद नीतीश कुमार को थी कि मुझे इसका संयोजक बनाया जाएगा, वो भी उस पर बात नहीं हुई। जो अगली बैठक उन्होंने शिमला में करने की बात की है, तो मेरा एक स्पष्ट सवाल है कि शिमला में वो अब करने क्या जाएंगे? हनीमून मनाने जाएंगे लोग? पहला प्रश्न ये उठता है। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि देश की जनता समझदार है, और जो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देना है, तो पहले ये आपस में एक, ऐसे भी बरसात का मौसम आ रहा है, तो बरसात के मौसम में बरसाती मेढक बाहर निकल जाते हैं, उनको एक तराजू पर तौलना बड़ा ही मुश्किल काम है। बस यही एजेंडा है, और सबको अपने राजनीतिक हित और अपने स्वार्थ। ठीक है, मनोज लालदास मानू की बात। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को जो जिम्मेदारी शुरू में दी गई थी, नीतीश कुमार की उस जिम्मेदारी या उस रोल के लिए कांग्रेस के भीतर थोड़ी सी जो है नाराजगी है और वो नीतीश को पसंद नहीं करते, और यही वजह है कि लालू यादव को एक्टिव होना पड़ा इस विपक्षी एकता की मीटिंग को जारी करने के लिए, या यूं कहें कि इसको फिर से आयोजित करने के लिए, और लालू यादव के एक्टिव होने के बाद ही ये मीटिंग हो पाई है। और आगे जो है नीतीश कुमार संयोजक रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात पर कोई चर्चा इस मीटिंग में नहीं हुई, और लालू यादव ही सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते रहे। क्या लालू यादव फिर से सक्रिय हो रहे राजनीति में, क्योंकि तबियत उनकी खराब थी और वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे? लेकिन क्या आपको लगता है कि मोदी को हराने के लिए या मोदी को चुनौती पेश करने के लिए लालू एक बार फिर से आखिरी दांव खेलने जा रहे हैं? और अगर वो खेलते हैं
तो नीतीश जी क्या करेंगे और नीतीश जी का रोल क्या रहेगा? देखिए, यही है, एक बैठक की जो हुई है इसी में बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई, इसीलिए इसमें ईट बात काट पीट पूंट पांट सब इसमें इनको याद आने लगा। इससे पहले इनको कुछ याद नहीं आता था। और नीतीश जी क्या करें और गठबंधन के ममता बनर्जी क्या करेंगी, लालू जी क्या करेंगे, ये तो सामने आएगा। यहाँ पर ये कोई जरूरी थोड़े है कि वहाँ पर जो जाएंगे, अब इनके नजर में कि वो हिमाचल में जाएंगे हनीमून बनाने, तो नरेंद्र मोदी अमेरिका में क्या करने के लिए गए हुए हैं? वो भी तो वहाँ वही करने के लिए गए हैं क्या? अरे थोड़ी सी बात को भी एक इस तरह से रखना चाहिए, जहाँ सच्चाई होगा तो वहाँ वो बोलेंगे नहीं। अमेरिका में कोई उनको रिसीव करने नहीं आया, ये इनके मुंह से निकलेगा नहीं। अमेरिका में 70 सांसद विरोध किए, ये इनके मुंह से निकलेगा नहीं। तो उसको अब क्या कहा जा सकता है सर? इसीलिए क्या होगा? आप लोग भी तो नहीं कह रहे भाई, ये तो आप लोग भी तो अच्छी बात नहीं कह रहे हैं। जो 79 बार जो है तालियां बजी, 15 बार जो है सारे सांसद उठ करके सम्मान में उठ के खड़े हुए और इतना गर्मजोशी से स्वागत हुआ उनका, ये बात आप भी तो नहीं कह रहे हैं। सांसद ने विरोध जताया, 70 सांसद ने विरोध जताया। हाँ, वो टूल किट गैंग के सांसद जो थे उन्होंने पत्र लिखा था। तो ये चलता ही रहता है, डेमोक्रेसी है ना, वहाँ भी डेमोक्रेसी है, अपने यहाँ भी डेमोक्रेसी है, विरोध तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। ये हो गया, इनको अभी परिवारवाद हो रहा है। जरा इनसे पूछिए, जय सिंह किसके बेटे हैं जो भारतीय क्रिकेट? मनोज जी, जो सवाल मैंने पूछा है उस पर जरा बताइए ना कि लालू यादव एक्टिव होंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? पॉलिटिकल साइंस कहाँ पढ़ाई होती है मुकेश जी? आप ऐसे पत्रकार भी इस पर अगर नहीं बोलेंगे तो शर्म की बात है ना भाई। क्या सवाल क्या है आपका? मैंने तो सवाल ही नहीं सुना आपका। नहीं, नरेंद्र मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किए हैं, इस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? किस विश्वविद्यालय में इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई? इस पे आप जान करके बोल करके समझ के क्या करेंगे? कोई डेमोक्रेसी में कोई एडुकेट, आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई सर आप इसको बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी जी का डिग्री ये फर्जी है, इतना भी तो कम से कम सच का। नहीं, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, आपको कहाँ से जानकारी मिली है? जानकारी ये कहाँ से मिली जानकारी? ये तो और इस पे 50 बार बातचीत हो चुकी है, चीजें साफ हो चुकी है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है ये सारी चीजें, उनकी डिग्री भी सबको पता है क्या है। आप यही बात है, जब आपको जवाब नहीं मिलता है मनोज जी तो आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। मैंने पूछा कि आपके नेता क्या करेंगे अगर लालू यादव इस तरीके से एक्टिव हो जाएंगे तो आपके नेता क्या करेंगे? कर रहे हैं ना, आज पूरा देश देखा ना, आज बीजेपी को बेचैनी छूटी ना, पेट में दर्द होने लगा ना। बीजेपी को बेचैनी हुई कि नहीं हुई है तो राहुल जी बता देंगे, लेकिन मुझे चिंता हुई कि विपक्ष को जिस तरीके से एक्टिव होना चाहिए था, जितनी गंभीरता इस मीटिंग में दिखानी चाहिए थी, वो गंभीरता मुझे दिखी नहीं। लालू यादव आते हैं तो राहुल गांधी को शादी करने की बात कहते हैं कि भाई शादी करो, हम बारात में जाएंगे आपकी, आप दाढ़ी कटवा लो। अरे आप विपक्षी एकता पे बात करने के लिए आए हैं और मीटिंग में आप क्या रहे कि राहुल गांधी शादी क्यों नहीं करते? आप राहुल गांधी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने लिट्टी चोखा बड़ा अच्छा खिलाया। अरे आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप बताएंगे कि आगे का आपका प्लान क्या है, आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, आपका नेता कौन होगा, किस स्टेट में किसको लीड जाएगी, संयोजक कौन होगा, अगली बैठक में क्या एजेंडा होगा। लेकिन इन सब किसी भी बात पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। आप क्या कहते हैं? लिट्टी चोखा बड़ा अच्छा लगा, राहुल गांधी शादी क्यों नहीं कर रहे? अरे इसके लिए बैठे थे क्या आप लोग? मुकेश जी, कुछ आगे के दिन के लिए भी तो रखा जाए ना, आगे भी तो देखा जाए कि क्या होता है। आगे क्या होगा? शुरुआत ही जिसकी इस तरीके से है। कमल जी, क्या आपको लगता है कि आपके नेता ने जो सबसे बड़ी, चूंकि अभी जो भी बैठक में कश्मीर से बोलना पड़ा, जमदार को इतना हुआ कि तरीपार अमित शाह को जम्मू कश्मीर से बोलना पड़ा। क्या बात करते हैं? जमदार नहीं हुआ तो ऐसे ही बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, चुपचाप क्यों नहीं बैठ जा रही है? कुछ नहीं होगा तो क्यों लबर कर रही है? कुछ नहीं है। ब्रिजमोहन जी, क्या आपको लगता है कि अगली बैठक में तय हो पाएगा कि नेता कौन होगा आपके इस विपक्षी एकता या जो महागठबंधन है,
या अगला एजेंडा क्या हो सकता है? क्योंकि इस बार तो एजेंडा कुछ पता नहीं चला किस बात पे आप लोग बैठे, 4 घंटा क्यों बैठे, बैठने के बाद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते आप लोग कुछ भी नहीं बताए। कोई भी नेता आकर के सब अपनी अपनी बातें कह के, राहुल गांधी जो कह रहे थे वो तो पहले से वही चीज कह रहे थे। इस बैठक के बारे में तो कुछ बताया नहीं, लिट्टी चोखा के बारे में बोल के चले गए। मुकेश जी, ये जो आज पटना में हुआ है ये कोई एक दिन का प्रयास नहीं, एक लंबे समय से 2019 के बाद से लगातार विपक्ष के जो भी नेता थे वो एक दूसरे के संपर्क में थे और एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। अब वो समय आया है जब उनको ये बताना था कि हम सारे लोग एक साथ हैं। चर्चाएं तो पहले से चल रही है, अब जब लगातार चर्चाएं चल रही है तो उसके लिए कोई 2, 4, 10 रोज एक साथ बैठने की जरूरत नहीं है। और ये सारे इतने परिपक्व राजनेता हैं कि ये इशारों में समझते हैं, इशारों में बात करते हैं। अब आज एक संदेश उन्होंने दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के नेताओं को, कि हम सब लोग मिलकर इस मामले में एक साथ काम करें। और यही बात वहां पे हुई है। इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से सभी नेताओं ने कहा है और इसको कहने के लिए कोई बहुत लंबे प्रवचन की जरूरत नहीं की है। 1-2 मिनट की बात। एक बात समझ में नहीं आ रही जरा सा बृजमोहन जी, बताइए अब यूपी में, बिहार में जो है एनसीपी क्या करेगी? अब एनसीपी को जहां करना है तो वो तो महाराष्ट्र में करेगी ना। तो आप सब लोग जो मिलकर लड़ने की बात कर रही है, क्या ये क्या फार्मूला क्या रहेगा कि जो रीजनल पार्टियां जिस स्टेट में एक्टिव है उस स्टेट में दूसरी जो रीजनल पार्टियां एक्टिव है उनके साथ समझौता करेगी, या आप जो है कांग्रेस के साथ ही केवल जो है सीट की शेयरिंग करेंगे, या उन्हीं के साथ केवल बातचीत होगी? क्योंकि ये बात नहीं, आप कह रहे हैं कि हम लोग सब साथ मिलकर लड़ेंगे। तो अब शिवसेना जो है वो कहेगी मैं असम में लड़ूंगा, तो भाई असम में शिवसेना क्या करेगी, बिहार में क्या करेगी एनसीपी, क्या सहयोग करेंगे आप? मुकेश जी, हाँ। इस मामले में बात बहुत स्पष्ट रूप से पहले भी की गई है, मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं। तो जो राजनीतिक दल जहां पर बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सकता है अपने उम्मीदवार को लेकर, वहां बैठकर आपसी समझौते के साथ उसको मौका दिया जाएगा। अब मैं आता हूं महाराष्ट्र के लिए, आपने पूछा। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस, हम तीनों की महाविकास अघाड़ी पूर्व से काम कर रही है। और अभी हाल के जितने 2.5 साल में जितने भी चुनाव हुए वहां हम सब लोगों ने बैठकर अपने अपने उम्मीदवारों को चर्चा की है और वहां सहमति से अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। इसलिए वहां की जो जितने उपचुनाव हुए उसमें महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार चुनाव जीते। अभी हाल में जब चुनाव हुआ था वो सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 30 साल से, लेकिन उसको हम लोगों ने जीता। तो ये रणनीति निश्चित रूप से है। और इसमें जैसा कि राहुल गांधी जी ने भी कहा, आदरणीय शरद पवार जी भी कह चुके हैं, नीतीश कुमार जी ने भी इस बात को कहा है कि हमको अपने छोटे छोटे जो हमारे जो विचार हैं या छोटी छोटी हमारी जो जरूरतें हैं उनसे अलग हटकर ही हमको फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि एक जब बड़े उद्देश्य को लेकर चल रही है, बड़ा उद्देश्य है क्या? बड़ा उद्देश्य है देश के 1 अरब 50 करोड़ लोगों पे जो हितों पे कुठाराघात किया जा रहा है, उनके सम्मान को जो ठेस पहुंचाई गई है, उनके अधिकारों को जो कम किया गया है, ये उसकी लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो हमारे छोटे मोटे मुद्दे जो उनको हम लोगों को छोड़ना होगा। बृजमोहन जी, मेरा सवाल कुछ और, मेरा सवाल ये है कि ये तो सीट सरी कोई भी अपने अपने स्टेट में सारे नेता जो हैं वो लड़ेंगे, सारी जो रीजनल पार्टियां हैं वो लड़ाई लड़ेंगी, अपनी सीटें लेके आएंगी। और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ पहले भी आप लोग जो है नंबर अपने जोड़ लिए थे, लेकिन वो नंबर जोड़ के भी तो आप बीजेपी से पीछे ही रहे ना। तो इस तरीके की बात तो चुनाव के बाद भी हो सकती है। अभी चुनाव के पहले अगर आप लोग बैठ रहे हैं तो किस तरीके की सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में आप आरजेडी को या जेडीयू को सीट देंगे, या जो आरजेडी और जेडीयू है वो एनसीपी को बिहार में सीट देगी? झारखंड में जेएमएम क्या आपको सीट देगी? आप क्या जेएमएम को महाराष्ट्र में सीट देंगे? इस तरीके की कोई किसी फार्मूले पे चर्चा हो रही है क्या? आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर जो दल जहां मजबूत है, जिस दल का उम्मीदवार जहां पर मजबूत है, उसको बाकी के सारे दल वहां पे सहयोग करेंगे जिससे वो चुनाव जीत सके। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको। टोटल 542 सीटों में से 65 सीटें ऐसी हैं जो इसलिए विपक्ष के लोग हार गए क्योंकि वहां पर एक दल के बीजेपी के मुकाबले 2-2, 3-3 दल के नेता खड़े हो गए। आज अगर वहां पर हम एक रणनीति बनाते हैं कि जो जिस मतलब आप कह रहे थे कि ट्रायंगुलर फाइट जो है वो नहीं होने देंगे, मुकाबला सीधा रहे, इसके लिए विपक्ष जो है एकजुट होकर के बीजेपी का मुकाबला करेगी। इसी फार्मूले पे चर्चा हुई। आज आदरणीय ममता बहन ने यही बात कही है जी। ये बात बहुत स्पष्ट है और ये मतलब राजनीति की पहली सीख है कि जहां को एकत्रित करना है तो जिस
कारण से हमारे वोटों का बंटवारा हो रहा है, उसको रोकना होगा। और ये बात मैं सोचता हूँ राजनीति करने वाले लोग पहले दिन से जानते हैं और उसी बात को भी महसूस किया है सबों ने। बिल्कुल, यानी मोदी को हराने के लिए आप लोग किसी भी शर्त पे समझौता कर लेंगे, किसी के साथ भी कर लेंगे, केवल मोदी को हराना ही पहला निश्चय है। राहुल जी नहीं मुकेश जी, मैं आदरणीय मोदी जी की बात नहीं कर रहा। ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता मोदी हैं, तो लड़ाई आप बीजेपी के खिलाफ नहीं। बीजेपी तो अपना नाम और अपना नेता आगे करके चुनाव लड़ती है ना, तो इसलिए आप बीजेपी के खिलाफ बोले या मोदी के खिलाफ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। राहुल जी अभी तो यही शक आ रहा है। जी देखिए क्या है कि आज जो विपक्षी एकता की जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद जेडीयू ने एक पोस्टर को जारी किया है। उस पोस्टर में लालू और तेजस्वी को आउट कर दिया है। एक पोस्टर बार हुआ है, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी दे सकता हूं, ये उसका प्रमाण है, जिसमें नीतीश जी हैं और लालू जी और तेजस्वी यादव यहाँ पे उपस्थित नहीं है। दूसरी बात अगर मैं बात कर लूं कि टीएमसी की अगर हम बात कर लें बंगाल की, तो ममता दीदी ने तो पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि जब कांग्रेस का इकलौता एक विधायक जीत कर आया था तो ममता दीदी ने उसको अपने में मिलाकर इस बात को स्पष्ट संदेश दे दिया था कि चाहे कुछ हो जाने देंगे। और एक ये दूसरी बात मैं करूं, अगर गणित की बात कर लें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में 42 सीटें ऐसी थी जिसको 3 लाख प्लस मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीता। 2019 में वो 105 सीटों में तब्दील हो गया, जो 3 लाख प्लस सीटों से वोटों से जीत हुई। तो यह कहने का मतलब यह है कि जब 31% वोट मिलती है तो 282 सीटें, और जब 37% वोट मिलती है तो 303 सीटें। अब बस फर्क इतना है, और इसमें एक मजेदार बात यह है कि 2014 में 5 ऐसी सीटें। राहुल जी देखिए, जिस बात को बृजमोहन जी ने किया है इशारा, मुझे लगता है कि बीजेपी को उस पर विचार करना चाहिए। बृजमोहन जी कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर फाइट नहीं होने देंगे, मुकाबला सीधा रखेंगे, विपक्ष जो है बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ जो है एकजुट होगा ताकि वोटों का बंटवारा नहीं हो। अब वोटों का अगर बंटवारा नहीं होगा तो बीजेपी के लिए एक चुनौती मजबूत होगी। किसी भी क्षेत्र पे अगर किसी भी कंस्टिट्यूंसी की अगर बात करें जहां बीजेपी एक बड़े मार्जिन से जीत रही है वो तो ठीक है, लेकिन जहां छोटे मार्जिन से बीजेपी जीत रही है वहां पर बीजेपी को एक कड़ा मुकाबला विपक्ष देने जा रही है। और मुझे लगता है इसी रणनीति पे जो है विपक्ष काम कर रहा है, और आज की जो बैठक है वो इसी को फोकस करके था। कमल जी, हमारे पास समय की कमी है, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। विपक्षी एकता कहीं नहीं जाने वाली है। ये हम लोग मजबूती के साथ जो है बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बीजेपी का अभी कहीं कोई मुद्दा नहीं रह गया है कि वो देश के खिलाफ जितने भी कार्य कर रहे हैं उनका सारा देश के खिलाफ है। बाहर जा रहे हैं तो भी वहाँ उनका ठीक है, वही ठीक है कमल जी, बीजेपी जितना भी काम कर रही है वो देश के खिलाफ कर रही है, आपके खिलाफ, बावजूद इसके जो है इतनी पॉपुलर है और इतनी अच्छी सफलता उससे बीजेपी को मिल रही है। करेंगे चर्चा, हमारे पास समय की कमी है इसलिए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए मनोज लालदास मनु जी आपका, कमल जी आपका, राहुल आनंद जी आपका और बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन विपक्षी एकता के नाम पे जो बैठक आज पटना में हुई है, उस एकता की बैठक में नेता तो जुटे लेकिन एकता कहीं नहीं दिखी, किसी भी तरीके की कोई रणनीति सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से अभी बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने कहा कि ट्रायंगुलर फाइट नहीं होने देंगे और जहां पर बीजेपी मजबूत है वहां पर विपक्ष एकजुट होकर के बीजेपी का मुकाबला करेगी और बीजेपी को चुनौती पेश करेगी, इस रणनीति पर पहले से विचार हो रहा था। अगर इस पर एकजुटता बन जाती है और इस तरीके से कैंडिडेट फाइनल करने में सफलता विपक्ष को लगता है तो निश्चित तौर पे 2024 की लड़ाई बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगी। और बीजेपी को लगता है कि इसकी भनक लग चुकी है और बीजेपी इसकी रणनीति भी अभी एडवांस में तैयार कर रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।